फ्रेश स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। तो आप लोगों ने 11th-12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो थोड़ा बहुत आइडिया है सबको, मतलब किसी किसी को, चलो सबको भी नहीं, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों का। हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो मैं क्वेश्चंस भी पूछती रहूँगी बीच बीच में, डरना मत, जितना भी आता है उतना बताना, ठीक है। मतलब जितना भी आता है, मैं बस इसलिए जानना चाहूँगी कि आप लोगों का लेवल क्या है, फिर मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगी। तो जितना भी आता है टूटा फूटा, अच्छा आता है अच्छा बताओ, बुरा आता है बुरा बताओ, लेकिन बताना ज़रूर, ठीक है। चुप मत बैठना, क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव होनी चाहिए। कहीं भी डाउट्स आए तो डाउट्स पूछ लेना, उसी टाइम रोक लेना, क्योंकि फिर ये ऑर्गेनिक आगे समझ नहीं आती, डाउट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो ठीक है। और जो भी पढ़ाया जाएगा प्लीज़ उसको रोज़ पढ़ना जाके, क्योंकि और सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि लास्ट में बैठ के आ जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रेगुलर पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग रेगुलर पढ़ो, और ये सही में ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वरना बहुत दिक्कत रहती है। तो चलो फिर हम, आपको मुझसे कुछ पूछना है कुछ मेरे बारे में? नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं। नहीं? नो? हाँ, मैंने अपनी क्वालिफिकेशंस भी नहीं बताई। मैं मास्टर्स हूँ केमिस्ट्री में फ्रॉम IIT दिल्ली, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट फेवरेट भी ऑर्गेनिक ही रहा है, तो चलो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी पसंद आए सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम, ओके, तो सब अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चंस भी जो हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, और ठीक है, और जो भी मैं लिखवाऊंगी साथ में डेफिनेशंस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह चीज़ें कुछ, वो भी नोट करते रहना। तो हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी है। सॉरी, ये स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, आप समझ जाना, ठीक है। तो हमें इस GOC में, GOC बेसिकली इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हम थोड़ा वो देख लेते हैं। जो हमें 4-5 चीज़ें पढ़नी है, हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम पूरी GOC में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे हम एक फ्लो में पढ़ सके, आप लोगों को पता रहेगा कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। तो पहला जो होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दूसरा होगा हमारा एरोमेटिसिटी, थर्ड विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, वेट, एरोमेटिसिटी, फोर्थ विल बी बेसिक स्ट्रेंथ, फिफ्थ विल बी कार्बन आयंस, जैसे कार्बोकेटायंस होते हैं ऐसे ही हमारे कार्ब एनायंस भी होते हैं। सिक्स होगा हमारा टॉटोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इजीली समझ भी नहीं आता बच्चों को, लेकिन हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो सबसे पहला आज जो पढ़ने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से शुरू करेंगे अपना, तो हम अपनी हेडिंग डाल लेते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो किसी को पता है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर आता क्या क्या है एक्चुअली में? मैम इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, यस, इंडक्टिव इफेक्ट भी आता है, और कुछ रेजोनेंस, हाँ, रेजोनेंस आता है, हाँ, और भी चीज़ आती है। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चे जनरली भूल जाते हैं, ऐसे बताने में भी भूल जाते हैं, और जब क्वेश्चंस करने होते हैं ना तो वहाँ पे भी अप्लाई करना भूल जाते हैं। मैम अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड वाला। हाँ, नाम क्या है उसका? मैम हाइपर कॉन्जुगेशन, नाम भूल गए। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और ये भी पता चलेगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली में है क्या और बच्चे क्यों भूल जाते हैं। जब मैं पढ़ूंगी तो मैं उसका रीज़न बताऊंगी, पढ़ाऊंगी जब आप लोगों को, तो तब उसका रीज़न बताऊंगी, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो
अभी जैसे जनरली कोई भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहीं भी कोई रिएक्शन होती है तो उससे क्या बनता है, हमारा रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, ये जनरली कहीं पे भी रिएक्शन होगी पूरी केमिस्ट्री में यही होता है हमारा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक क्या होगा, उसमें सबस्ट्रेट होगा और एक हमारा होता है रिएजेंट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट को हम एस से डिनोट कर लेते हैं, एस, और इसको रिएजेंट को हम आर से डिनोट कर लेते हैं। तो सबस्ट्रेट पे क्या होता है, सबस्ट्रेट पे अटैक हो रहा होता है। Wait. हमारा सबस्ट्रेट पे क्या होता है, अटैक हो रहा होता है, तो उसको हम बोल देते हैं सबस्ट्रेट इज बीइंग अटैक्ड। और रिएजेंट क्या होता है, हमारा रिएजेंट एक्चुअली हमारा सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा होता है, तो हम इसको बोल देते हैं ये अटैक जो करता है। तो जब ये दोनों सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों हमारे रिएक्टेंट्स में ही आते हैं, लेकिन हम एक को सबस्ट्रेट बोल देते हैं, एक को रिएजेंट बोल देते हैं। सबस्ट्रेट पे अटैक हो रहा होता है और रिएजेंट हमारा अटैक कर रहा होता है। तो जब ये दोनों अटैक, जब रिएक्शन होती है इन दोनों के बीच, तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट नहीं बन जाता डायरेक्टली, प्रोडक्ट से पहले एक और चीज़ बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, किसी को पता है? इंटरमीडिएट। हाँ, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के एग्जाम्पल्स पता है किसी को, क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन एंड कार्बोकेटाइन। बस ये रेडिकल। रेडिकल। हाँ, और कार्बीन। इन, हाँ कार्बीन, और कार्बीन के अलावा और कोई, नाइट्रीन, और एक और बचा है कोई, किसी को पता है इसके अलावा? सारे दे दिए, बस एक और बचा है, क्या? रेडिकल्स। नहीं, रेडिकल भी बता दिया है किसी ने, कार्बोकेटाइन बता दिया है, कार्बोनाइन बता दिया है, रेडिकल बता दिया है, कार्बीन नाइट्रीन भी बता दिया है, एक और बचा है। किसी ने बेंजाइन वर्ड सुना है, बेंजाइन? यस Yes, मैम। हाँ, तो बेंजाइन भी हमारा किस में आता है, इंटरमीडिएट्स में आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, हम अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को शुरू करेंगे। इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो आज हम शुरू करेंगे, वैसे तो वो इंडक्टिव इफेक्ट है, तो पहला जो होगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। दूसरा होगा हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है, हम इसको रेजोनेटिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं, रेजोनेटिंग, या फिर रेजोनेंस भी बोल देते हैं सिंपली। इसके अलावा एक हमने बात करी किसकी, थर्ड की, जो था हाइपर कॉन्जुगेशन। और एक फोर्थ और आता है, लास्ट में आता है, सॉरी ये था, ये जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोमेरिक नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का पार्ट है अंदर जो हम पढ़ेंगे बीच में, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इन सब में बता सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के जो चारों पार्ट्स हैं, इनमें से टेम्पररी इफेक्ट कौन सा है, परमानेंट इफेक्ट कौन सा है? मैम रेजोनेंस परमानेंट है। हाँ, गुड। मैम मेसोमेरिक इंडक्टिव परमानेंट है। हाँ, इंडक्टिव भी परमानेंट है, और हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट है? नो मैम। कोई है जो हाँ बोलता है, कितने लोग हाँ बोलते हैं, क्या परमानेंट है? सबके लिए नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, बस जो टेम्पररी इफेक्ट है वो हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वही हमारा टेम्पररी इफेक्ट है, बाकी सारे क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। ये बाकी तीनों हमारे परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपना इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, कार्बन चेन है C,
मान लो ये 4 कार्बन की एक स्ट्रेट कार्बन चेन है और ये किससे जुड़ी हुई है, किसी एक्स से जुड़ी हुई है। एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है, जनरली हम हेलोजेंस मान के चलते हैं, मतलब एक्स को हम डिनोट करते हैं हेलोजन से, लेकिन अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो माइक ऑन करके बोल लीजिए, ठीक है, चैट्स पढ़ने बोल लीजिए माइक ऑन करके, अगर किसी को बोलना है कि प्रीवियस स्लाइड के लिए या कुछ दोबारा समझाना है तो उसके लिए, ठीक है। तो जिसको भी काम था वो हो गया स्लाइड का। यस मैम। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमने शुरू किया। इसमें हमने क्या बोला कि हमने एक कार्बन चेन ली, स्ट्रेट कार्बन चेन। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन हाइड्रोजन्स भी होंगे, ठीक है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, एक हेटेरो एटम से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक्स यहाँ पे हेलोजन है, बाकी वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हेलोजन्स के साथ होगा। तो ये है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, हमारी एक्स की ज़्यादा है या फिर हमारी कार्बन की ज़्यादा है? किसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एक्स की। एक्स की ज़्यादा है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पता है किसी को? कोई सुना सकता है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसी को भी नहीं पता? जो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मतलब सही से बोलो। जो पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जो जो पॉजिटिव चार्ज लोन को पेयर। ज़्यादा, हाँ बोलो। मैम एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। लेकिन कौन से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? जो कि बॉन्ड में होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सी एक्स की बात करूँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पे लिख रही थी, ई एन से डिनोट करी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो ये सी एक्स का बॉन्ड है, ठीक है। मैंने ये इस बॉन्ड को उठा के यहाँ पे ले आई। तो इसके अब ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है हमारा बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। लेकिन अभी हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की किससे ज़्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। तो यानी कि एबिलिटी जो है एक्स की वो ज्यादा है कार्बन से। इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं दोनों एटम्स के बीच में, यही तो होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे शेयर्ड हैं? तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। यानी कि अगर कार्बन और मैं एक्स की बात करूँ तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा अपनी तरफ? एक्स, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इक्वली शेयर्ड ना होकर कैसे हो जाएंगे, थोड़े एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा मतलब एक्स की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे, तो ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? ऐसे, इस एरो से शो करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं? एक्स की तरफ। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और सिमिलरली कार्बन के ऊपर थोड़ा चार्ज कैसा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, ये पोलैरिटी बढ़ा देता है हमारी इसमें कार्बन चेन में। तो इसने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू एक्स ने अपनी तरफ खींच लिए कार्बन ने। अब कार्बन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के कंपैरिजन में ये वाला कार्बन हमारा क्या है? थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब यानी कि ये गरीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी है। तो अब ये इंटर्न इससे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इस वाले बॉन्ड में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्योंकि कार्बन थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस एक्स से तो नहीं खींच सकता क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उल्टा एक्स ही से खींच रहा है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, किससे खींचेगा? इस वाले कार्बन से। तो ये इससे थोड़े इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन इसकी टेंडेंसी कम हो गया एज कम्पेयर टू एक्स की टेंडेंसी जो सी से खींच रहा है। तो इस वजह से थोड़ा जो इस पर चार्ज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेल डेल पॉजिटिव। तो यानी कि डेल डेल पॉजिटिव वाला चार्ज हमारे डेल पॉजिटिव वाले चार्ज से ज़्यादा होगा या कम होगा? बताओ। मैम कम होगा। हाँ, कम कम होगा, होगा। ठीक है। तो इंटर्न अब ये वाला कार्बन भी इस वाले कार्बन से खींच सकता है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कुछ ऐसा होगा। तो इस पे चार्ज जो आ जाएगा वो आ जाएगा ट्रिपल डेल पॉजिटिव। तो ये वाला जो चार्ज है ये और ज़्यादा कम होगा, क्योंकि ये वाले कार्बन की टेंडेंसी और ज़्यादा कम होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की इस कार्बन से एज कम्पेयर टू दिस कार्बन। तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है? विद डिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो ट्रिपल डेल पॉजिटिव चार्ज है ये हमारा कम है डबल डेल पॉजिटिव चार्ज से, और ये हमारा इंटर्न कम है डेल पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे क्या पता चल रहा है कि विद डिस्टेंस क्या हो रहा है? जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो। डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है, गुड। तो विद डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट हमारा डिक्रीज हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन्स किसके जो डिस्प्लेस होते हैं? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं, सिग्मा
इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और ये परमानेंट इफेक्ट है। तो कुछ हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिख लेते हैं, तो थोड़ा पॉइंट्स बना के वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात, ये अराइज किस वजह से होता है? बॉन्ड में क्या होना चाहिए हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। तो जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, जब तक हमारा बॉन्ड पोलर नहीं है। पोलर मतलब क्या उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब कोई भी बॉन्ड है हमारा, मान लो, एक सेकेंड पहले हम लिख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। EN इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं पूरा ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। 2 क्या है? इसमें क्या होता है? ऑपरेटेड थ्रू एक सेकेंड, operated through sigma electrons and pi electrons don't interfere। pi electrons का कुछ काम नहीं है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट में। pi electrons आगे हमारे रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट जगह काम आएंगे, बहुत सारी जगह पे काम आते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक जगह जहाँ पे नहीं काम आता है वो क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ही रोल है। ये क्या होगा? डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है ये। डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज, डिस्टेंस जैसे इंक्रीज होगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम इसके इंडक्टिव इफेक्ट के, आप लोग लिख लीजिए पॉइंट्स में। एक मैं अभी पोलर नॉन पोलर बॉन्ड की भी बात कर रही थी, वो क्या है? क्या जैसे ये तो सिंपली CCl बॉन्ड है, ये क्या है? पोलर बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर सिंपल हम CC बॉन्ड्स की बात करें, मान लो नॉर्मल स्ट्रेट चेन हमारे पास एल्केन्स है, CH3 CH3 CH2 CH3। ये क्या है हमारा? इसका नाम पता है किसी को? आईयूपैक नेम क्या होगा इसका? ब्यूटेन। ब्यूटेन, सिंपल है बहुत। ब्यूटेन। ठीक है, तो ये क्या है? पूरा नॉन पोलर कंपाउंड है हमारा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, और जो कार्बन और हाइड्रोजन्स होते हैं उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो उसको हम पोलर बॉन्ड में कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। ये क्या है हमारा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट क्या होती है? 0। तो डायपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होगा हमारा? 0। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास क्या है? एल्काइल हैलाइड है, CH3 CH2 Cl है, तो इसमें मेरे पास क्या है? ये CH2Cl वाला, CCl वाला पोलर बॉन्ड है। इसमें क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कुछ ये चीज़ें हमारे पास है जो ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ अगर इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ें तो हमारे पास 2 टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं, कोई बताएगा? बहुत easy। SI और -I। प्लस आई एंड और माइनस आई। गुड, तो प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई कौन शो करते हैं? कैसे ग्रुप शो करते हैं प्लस आई? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, शोन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या फिर हम इनको एक और बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। डोनेटिंग ग्रुप्स, शोन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और माइनस आई अपोजिट होगा इसके लिए, तो ये क्या होगा? शोन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं बॉन्ड में वो माइनस आई शो करेंगे। प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप्स के एग्जांपल्स बताओ। CH3 मिथाइल। मिथाइल ग्रुप। हाँ, CH3 जो होगा वो हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब अगर मालूम मैं क्या करूँ? 2 कार्बन लगा दूँ, CH3 CH2 बना दूँ, अब ये इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा या इसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा? ज्यादा हो। ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम कार्बन आइटम स्ट्रेट चेन में बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ याद रखने वाली हो गई। एक चीज़ और क्या याद रखने वाली है कि ब्रांचिंग के साथ हमारा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा। अभी तो स्ट्रेट चेन की बात हो गई, C C C C। ठीक है, मान लो एक ये है, H ने दिखा रही मैं, तो C, और एक मैंने C यहाँ पे लगा दिया, और एक मैंने, तो इसमें जैसे मैं नीचे आऊँगी इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा? मैम घटेगा। बढ़ेगा। 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 कोई घटेगा भी बोल रहा था? किसने बोला कि डिक्रीज होगा? मैम आयुष। आयुष ने। यस मैम।
आयुष डिक्रीज, अब तुम बोल रहे हो डिक्रीज होगा। अभी देखो तुमने क्या, अभी हम क्या बोल रहे थे कि एक CH3 क्या है हमारा प्लस का इफेक्ट शो कर रहा है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, मान लो इससे X लगाए, अब इस कार्बन के साथ कितना X, एक ये वाला CH3 जुड़ा हुआ है, एक ये वाला CH3 जुड़ा हुआ है, अब एक ये वाला CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये भी अपना प्लस साइड शो कर रहा है, ये भी अपना प्लस साइड शो कर रहा है और ये भी प्लस साइड शो कर रहा है। तो यानी कि तीन तीन मिथाइल ग्रुप सब प्लस साइड शो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू, अगर मैं इसकी बात करती हूँ यहाँ पे, इधर एक ये है और एक ये है, तो कौन ज्यादा प्लस साइड शो कर रहा है? यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन है जो एडिशनली प्लस साइड दे रहे हैं और यहाँ पे 3 मिथाइल है जो दे रहे हैं प्लस साइड। तो फिर एडिटिव प्रॉपर्टी है, मतलब जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, हमारा प्लस साइड इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, एकदम इस कार्बन पे डायरेक्टली हमें प्लस साइड मिल रहा है इतना ज्यादा जो X से जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या होगा, इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा होगा। समझ आ रही है चीज? अभी आगे हम एग्जांपल्स मैम करेंगे। लेकिन एंगल इसमें डिफरेंट है 180 डिग्री, तो फिर वो कैंसिल नहीं हो जाएगा? क्या डिफरेंट है? एंगल एंगल, एंगल नहीं, यहाँ पे एंगल का कोई रोल नहीं है। मतलब एंगल से क्या होगा 180 डिग्री से? देखो एंगल कब जैसे तुम बोल रहे हो डिफर नहीं, देखो 180 डिग्री नहीं है। अच्छा कार्बन की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होती है। तो कोई भी 2 एटम्स ऐसे होते हैं कि 180 डिग्री में हो? सोच के देखो 3D में। नो मैम। एक H मान लो ये है, एक H, एक बिलो द प्लेन और एक H जैसे। तो एंगल्स क्या होता है टेट्राहेड्रल डिग्री में? मतलब बॉन्ड एंगल क्या होता है एक टेट्राहेड्रल? 109.27। तो ये होता है 109.2। तो इसमें 180 कहाँ से आया? किसी भी एंगल के 180 होता है, इसका मतलब क्या होता है, मान लो CH ये होता है 180, ये 180 है। 180 तो किसी भी बॉन्ड एंगल का, मतलब कोई भी बॉन्ड एंगल है ही नहीं टेट्राहेड्रल में, कोई है बताओ? नो मैम। समझ पा रहे हो अपना डाउट जो तुम्हें आ रहा है? यस हम मैम। दिखा ऐसे रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली में कार्बन क्या है, बीच वाला कार्बन है तो टेट्राहेड्रल ही ना, इसमें 180 डिग्री तो कहीं है ही नहीं। तो इस वजह से क्या है, कैंसिल आउट नहीं होगा। कैंसिल आउट होता है एडिट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर 180 डिग्री में होता तो कैंसिल आउट होता, लेकिन यहाँ पे कोई कैंसिल आउट वाली चीज़ ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री है ही नहीं, ये क्या है 109 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा, और यहाँ पे भी हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा डाउन, नीचे आने पे। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं? मैम फ्लोरीन। NO2 हाँ NO2 हो सकता है, और फ्लोरीन। नेगेटिव, Halogen. हेलोजन हाँ Cl- हेलोजेंस हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर, माइनस है बेसिकली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो माइनस है हमारा शो करेंगे। ठीक है, अब मान लो ये तो भी हमारे पास नॉर्मल एल्काइल चेन्स थी। अब मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, CH2 इसके साथ फ्लोरीन लगा दिया। फ्लोरीन हमारा क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। अब मैंने इसके साथ फ्लोरीन लगा दिया, तो अब ये वाला कार्बन कैसा हो गया कि अब ये प्लस आई शो करेगा, माइनस आई शो करेगा? मैम माइनस Minus हाँ, I. अब ये इस वजह से हमारा माइनस आई शो करेगा, क्योंकि मैंने अब इस कार्बन के साथ क्या जोड़ दिया, फ्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है, अब मान लो मैं इसके साथ क्या जोड़ दूं, 2 फ्लोरीन जोड़ दूं, ये तो अब इसका माइनस आई इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, ये ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, खींचेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो CH से जो भी कुछ जुड़ा होगा आगे उसके। ठीक है, अगर मैं इसके साथ क्या करूँ, 3F लगा दूँ, तो अब इसका माइनस आई इफेक्ट, तो जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप आऊंगी, मेरा जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या होगा, ये प्लस आई था, वो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है ये कि इंक्रीज क्यों हो रहा है? यस मैम। ठीक है, क्योंकि पहले सिर्फ एक F का माइनस आई लग रहा था, अब हमारे इसमें 2 का लग रहा था, और इसमें क्या है 3 F है जिनका माइनस आई लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा। माइनस आई में और प्लस आई में ही हमें और एग्जाम्पल्स भी करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ही बना देती हूँ बीच में। तो एक और चीज़ देखते हैं हम इसमें, पहले एक होता है हमारा परसेंटेज कैरेक्टर। परसेंटेज कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई रिलेशन होता है? यस मैम, क्या होता है? Yes, ma'am. Directly proportional होता डायरेक्टली जितना प्रोपोर्शनल होता ज्यादा है। इस करेक्टर होगा, हाँ, तो जो होता है, जो हमारा जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी। ठीक है, तो अगर मान लो ये है मेरे पास CH3 CH2 NH2, यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस नाइट्रोजन की sp3। sp3 है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ CH3 CH2 डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन की,
sp2 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 ठीक है। और अगर मैं बात करूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे क्या है sp, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किस में है? sp में sp sp कार्बन वाले में, क्योंकि इसमें 50% s कैरेक्टर है, तो यानी कि ये वाला नाइट्रोजन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। तो जो अगर मैं अपने I की बात करूँ तो ये हमारे ये वाला नाइट्रोजन सबसे ज्यादा शो करेगा, -I, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, ठीक है। तो हम बेसिकली s कैरेक्टर के थ्रू भी अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हैं, और हमें एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल जाएगी तो हमें क्या पता चल जाएगा कि -I इफेक्ट कौन सबसे ज़्यादा शो कर रहा है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे भी देख सकते हैं। अब हमने बात करी थी कि अल्काइल ग्रुप्स जो थे वो क्या कर रहे थे, मतलब पीछे जाती हूँ मैं, सारे अल्काइल ग्रुप्स ही थे और ये सारे क्या शो कर रहे थे, +I इफेक्ट शो कर रहे थे। लेकिन एक एक्सेप्शन भी होती है कि जहाँ पे अल्काइल ग्रुप हमारा क्या होता है, -I इफेक्ट शो करेगा। पता है कहाँ पे करता है एक्सेप्शन? अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुना है? yes Yes, ma'am yes Yes, ma'am मामला पता है इसका क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का? RMGX RMGBR. हाँ, RMGX ये होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं R मान लो कुछ भी है, C में लगा दिया मैंने, CH3CH2 होगा, ठीक है, और Mg और X। तो अब इस C और मैग्नीशियम में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? c C की C की है, क्योंकि मैग्नीशियम तो हमारा मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। तो इस केस में C पे क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो अब डेल नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, इस पे, और इस पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। तो इस केस में हमारा क्या होता है, ये वाले जो कार्बन जो होती है जिसपे नेगेटिव आ जाता है, ये क्या होता है हमारे इस केस में एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे +I नहीं शो कर सकते ऐसे वाले, यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, -I शो कर रहे हैं, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है अपनी तरफ खींच रहा है कार्बन, मैग्नीशियम अपनी तरफ नहीं खींच रहा, कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, -I ना कि +I, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक्सेप्शन हो गई +I के लिए, ठीक है। अब ये जो चार्ज देखोगे इस पे, जो माइनस चार्ज होता है C पे, ये उसके अंदर ही है, मॉलिक्यूल के अंदर है। ओवरऑल मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होता है, ओवरऑल तो न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, क्या ओवरऑल मेरे मॉलिक्यूल पे क्या हो, कोई चार्ज हो, मान लो ओवरऑल मेरे मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या शो करेगा, हमेशा क्या शो करेगा, पता है? चलो देखो, एक बार फिर रिपीट करना। हाँ अभी रुको, मैं एग्जांपल से बताती हूँ, रुको एक सेकेंड। एक चीज लिख लो, इफ ए ग्रुप हैज ओवरऑल नेगेटिव चार्ज then it is a +I group irrespective of its electronegativity। ये तो इस लाइन का मतलब समझ आया? अगर हमारे किसी ग्रुप पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, मतलब यानी कि वो हमारा मॉलिक्यूल है, जो भी ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो जो है वो +I ग्रुप की तरह ही एक्ट करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैंने बात करूँ O नेगेटिव की, अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करती, कुछ ऐसे, अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करती तो ऑक्सीजन मेरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं O नेगेटिव की बात कर रही हूँ, तो ये मेरा, क्योंकि अभी क्या है, इस पे क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो ये अपना क्या है, -I इफेक्ट नहीं शो करेगा। यहाँ पे ये ऑल दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन शो क्या कर रहा है, +I इफेक्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, N पे नेगेटिव है, मतलब हाँ N पे नेगेटिव है, यहाँ पे कोई बॉन्ड है और N पे नेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा हमारा, +I इफेक्ट शो नहीं करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। अगर मैं बात करूँ COO नेगेटिव की, ये भी क्या शो करेगा मेरा, -I इफेक्ट। तो ये सारे मेरे क्या, सॉरी +I इफेक्ट, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। +I इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दूसरों को ही तो दे रहे होते हैं ना, जो साथ में जो ग्रुप लगा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा होता है +I इफेक्ट में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो O पे O ऑल्दो क्या होता, अगर मेरे पास जैसे मैं एग्जांपल CH3OH होता, तो अभी तो ये क्या शो कर रहा होता हमारा, -I इफेक्ट शो कर रहा होता इस केस में। लेकिन अगर मेरे पास क्या है, CH3O नेगेटिव है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये +I शो करेगा, ना कि -I, क्योंकि O पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रखा है, इस पे एक्सेस ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही, लेकिन नेगेटिव चार्ज है,
क्योंकि पहले तो शेयरिंग कर रहा था H के साथ, तो ये न्यूट्रल था। अब क्या है, जो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके पास ही हैं। अब पूरा ऑक्टेट पूरा है इसका, और ऊपर से इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है क्या, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो अभी हमारा माइनस आई इफेक्ट शो नहीं करेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है माइनस चार्ज की वजह से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये एक चीज़ है जो हमें प्लस आई में याद रखनी है। सिमिलरली हमारे माइनस आई इफेक्ट के साथ भी एक एक्सेप्शन ऐसा आ जाता है, हम देखते हैं। तो इफ ए ग्रुप हैज ओवरऑल positive charge, then its electronegativity increases and it is a minus I group। ठीक है, तो ये है। अब इसके एग्जांपल एक बार देखते हैं। दोनों चीज़ जब कंपेयर करोगे ना तो समझ आएगा। अब देखो, इफ अ ग्रुप हैज ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज देन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड इट इज क्या है, माइनस आई ग्रुप। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ, NF3 प्लस, NH3 प्लस और एक है NO2। चलो अगर मैं NF3 प्लस भी ना लेती, मैं अगर NF3 ही लेती तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। NF3 तो है ही हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ फ्लोरीन के लिए। लेकिन अगर मैं बात करती अमोनिया की और अगर मैं बात करूँ NO2 की, तो अमोनिया और NO2 में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? NO2। NO2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यानी कि जो माइनस आई होता उस केस में किसका ज़्यादा होता, हमारा NO2 का ज़्यादा होता। लेकिन अब मैंने क्या किया है, अपने अमोनिया पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे नहीं लगाती, हाँ, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाता है, जो ये वाला ग्रुप है हमारा NH3 प्लस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो अब क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, हमारा इसका ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझ आ रही है, विदाउट Yes, पॉजिटिव ma'am. चार्ज एंड विद पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या थी, जब तक ऑक्सीजन था, हमारे नॉर्मल न्यूट्रल OH था, तब ये क्या था, हमारा जनरली माइनस आया था क्योंकि ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि अगर हम किसी भी ग्रुप पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज लगा दें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और फिर वो किसकी तरह काम करता है, प्लस आई की तरह। सिमिलरली अगर हमें किसी ग्रुप पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज लगा दूँ, मतलब वो ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और वो ग्रुप किसकी तरह एक्ट करेगा, माइनस आई की तरह। पहले अगर सिंपल अमोनिया लेते तो माइनस आई की तरह नहीं एक्ट करता, मतलब इतना स्ट्रांगली नहीं होता NO2 के कंपैरिजन में। अमोनिया और NO2 के कंपैरिजन में NO2 ज़्यादा हमारा क्या रहता है, माइनस आई वाला रहता है। लेकिन अगर मैंने क्या किया, अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो अब क्या हो गया, मेरा NH3 प्लस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। और अब जो ज़्यादा स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, वो हमारा अमोनिया का होगा। इस चीज़ में किसी को डाउट हो रहा है? बोलो, आ गया समझ में? No, आगे ma'am. चल Yes, सकते हैं? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो इसमें। अगर मैं अभी O माइनस की बात करें, तो अगर मैं O प्लस की बात करूं, O प्लस कैसा होगा, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा O के कंपैरिजन में, या इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा O के कंपैरिजन में? मैम ज़्यादा होगा। हाँ, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सिमिलरली N की बात करूँ तो N भी मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा N के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो, अगर मैं O पॉजिटिव और N पॉजिटिव की बात करूँ, इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? मैम पॉजिटिव। आर यू श्योर? O positive. O positive. O पॉजिटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। गुड, किसने दिया आंसर? Ma'am Ayush. आयुष, एक लड़की ने भी दिया, आयुष ने तो दिया, एक लड़की ने भी। मैम साक्षी। ओके, तो O पॉजिटिव है N पॉजिटिव है। ये क्यों होगा, O ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन ही है। और मैंने क्या किया, दोनों में पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल किस पे होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। अब O तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारा
और ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव बन जाएगा, और ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगा इसमें, ठीक है। ज़्यादा रिएक्टिव हमारा ओ पॉजिटिव होगा। ये रिएक्टिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब सारे इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे कवर हो गई है। हाँ, तो O प्लस O नेगेटिव, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, फिर O और O नेगेटिव में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, O, ठीक है। ये चीज़ हमने सीखी यहाँ पे। और हम ये किसी भी एलिमेंट के लिए कर सकते हैं, N प्लस और N माइनस, उसमें भी यही फॉलो होगा। अगर मैं हेलोजन की बात करूँ, मान लो क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन पॉजिटिव, क्लोरीन और क्लोरीन माइनस, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, ये, Cl फिर पॉजिटिव। ये, ठीक है। तो ये वाले ट्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी जगह पे काम आ जाते हैं, तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो किस टाइम पे, ये तो ठीक था। एक चीज़ हम देखते हैं कि कब कब हम अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं और वो स्टेबल भी हो, ठीक है। एक चीज़ लिख लो, if if a highly electronegative element like oxygen, nitrogen can accommodate positive charge, if their octates are complete। इसका क्या मतलब हुआ, क्या उसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो, ऐसा किस केस में हो सकता है, कोई एग्जांपल बताए। कि जैसे कहीं पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो और उसका क्या हो, ऑक्टेट भी पूरा हो। बहुत देखा होगा, बहुत आसानी से देखा होगा। यहाँ पे अगर Na मैं बात, पॉजिटिव। कहाँ पे, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव, सॉरी मैम फिर से, एल्कली मेटल्स जब पॉजिटिव चार्ज करते हैं। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे अगर मैं O पॉजिटिव की बात करूँ, O पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ठीक है। तो 1 2 3 4, और इसने क्या किया हुआ है, मतलब बेसिकली इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। मान लो इसके वो 2 बॉन्ड्स बनाता है और उस पर 2 लोन पेयर्स बचते हैं, ठीक है। अगर वो 2 बॉन्ड्स बना लेगा और उस पर 2 लोन पेयर्स बचेंगे, तो उसने अगर एक लोन पेयर अपना पूरा का पूरा दे दिया किसी को, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, काउंट करोगे तो दो। बोलो। 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर्स नहीं पूछ रही मैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछ रही हूँ। 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैं टोटल पूछ रही हूँ जिसके अंदर बॉन्ड पेयर्स भी 6 आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, ठीक है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ऐसा कहाँ पे हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो लेकिन उसके पास हो 80 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा एग्जांपल मैं पूछ रही थी, कोई कुछ बोल भी रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं देख के बताती हूँ, देखती हूँ। H3O+, इसमें जो H3O+ है, ये तो काफ़ी जगह पढ़ा होगा, 12th में मोस्टली पढ़ा होगा आप लोगों ने मैकेनिज्म्स में। तो H3O+ में क्या है, O पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज H3O+ पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में है किस पे, ऑक्सीजन पे ही है, ठीक है। तो इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, या फिर ऑक्सीजन के पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पता है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के पास। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन पता है कैसे होती है, किस चीज से मिलके बनता है H3O+। एम्प्टी ऑर्बिटल H+ से जो ऑक्सीजन ओवरलैप करते हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल्स किसके, H+ के। H+ के, हाँ। और H++ ऑक्सीजन
उससे ओवरलैप होता है। बेसिकली H2O और H+ होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन H2O का और हमारे पास एक H+ होता है। अब H+ तो के पास तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं बिल्कुल भी। ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस स्ट्रक्चर से तो सब एग्री करते होंगे, क्या 2 बॉन्ड पेयर्स बना रखे हैं और 2 क्या है उसके पास लोन पेयर्स हैं। अब ये H+ है, गरीब है, आगे कहीं से मंडराता हुआ, अब ये क्या करेगा, ये सोल्यूशन में जब भी ऐसा होता है हमारे पास रिएक्शन में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस H+ को देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन होती है कि ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ कैसा बनता है, H कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो, एक लोन पेयर तो बचे हैं, जो ये नीचे वाले लोन पेयर्स थे, ये इसके पास अभी भी हैं। इसके लोन पेयर्स कौन से गए हैं, ये वाले लोन पेयर्स गए हैं, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो गए कहाँ हैं, वो स्ट्रक्चर में ही गए हैं या फिर कहीं और चले गए हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो थर्ड बॉन्ड जो बनाया है मेरा, ये किससे बना है, ये इस लोन पेयर से ही बना हुआ है बेसिकली। चलो एक बार मैं थोड़ा ऐसे दिखाती हूँ, वेट, सबने लिख लिया था ना वो, ठीक है। H इसी पॉजिटिव और ये लोन पेयर, तो ये वाला लोन पेयर जो उसने अटैक किया, ये वाले इस वाले लोन पेयर से क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड बना। बेसिकली इस तरह का बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं इस बॉन्ड को, लेकिन अब मॉडर्न केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेट और कोवलेंट को सेम ही रखते हैं, कुछ अलग अलग नहीं बोलते। तो बेसिकली जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, कि अगर एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है तो दूसरा किसका है, हाइड्रोजन का। इस बॉन्ड में क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, हाइड्रोजन के ही है, इस वजह से इस पर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया है। लेकिन हमारा अगर हम ऑक्टेट पूरा देखें तो वो ऑक्टेट हमारा पूरा है ऑक्सीजन का, 1 2 3 4, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ऑक्टेट पूरा है, तो ऐसी स्पीशीज हमारी फिर भी स्टेबल होती है, ठीक है। लेकिन हमारी जो ऐसी स्पीशीज होती हैं जिसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वाली स्पीशीज हमारी स्टेबल नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास बहुत इजीली H3+ हमें देखने को मिलता है, हमारे मैकेनिज्म्स में पार्ट लेता है, ठीक है। इसके जैसे एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, NH4+ भी में भी हमारी क्या होती है, सेम चीज़ होती है। अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसके ऊपर यहाँ पे लोन पेयर होता है, इसके पास भी कोई H+ ऐसे आ जाएगा घूमता हुआ, जो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, और फिर क्या होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे भी हमारे नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है, पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से ऐसे स्ट्रक्चर हमें इजीली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था। अब अच्छा, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं जो हमने पढ़ा अभी तक, जो पढ़ा कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो। नो नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, हमारे पास एक होता है, अच्छा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने होते हैं, 3 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन जिसको हम प्रोटियम भी बोलते हैं, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम होता है, ठीक है, ठीक है, ट्रिटियम। तो H इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं ऐसे यहाँ पे डाउन जाने पे, नीचे जाने पे मास बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। इंक्रीज। इंक्रीजेस। ये तो बहुत इजी है, क्या मास इंक्रीज होता है। अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूँ तो ट्रिटियम का सबसे ज़्यादा होगा ड्यूटीरियम से, और ड्यूटीरियम का ज़्यादा होगा H से। अगर अब मैं बॉन्ड्स की बात करूँ, CH, CD और CD, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बीच में होगा, CT के बीच में होगा, CD के बीच में होगा, या CH के बीच में होगा। CH के बीच में, कोई और कुछ बोलता है, CT। CT। CH कौन बोल रहा था, नाम बताओ। कृष। कृष। क्रिश। और CT कौन बोल रहा है, आयुष। आयुष। हाँ, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है एक्चुअली में वो क्या है,
Ct की सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू Cd, फिर CH। तो हमारा ये ऑर्डर फॉलो होगा। ऐसा क्यों होगा? अब देखो, अभी तुम्हें पता है क्या बॉन्ड्स के बीच में वाइब्रेशंस होती हैं? वाइब्रेशंस का पता है? यस बॉन्ड्स जो मैम। हैं वाइब्रेट करते हैं अपने आपस में, ठीक है? तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा या फिर वो कम वाइब्रेट करेगा? जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ज़्यादा, कम वाइब्रेट ठीक है, तो कम वाइब्रेट करेगा। तो अगर वाइब्रेशन में क्या होता है, अपनी मेन पोजीशन से दोनों क्या होते हैं, दूर जाते हैं, ठीक है, और फिर वापस पास आते हैं। तो जो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, मान लो एक की मेन पोजीशन ये है और एक की मेन पोजीशन ये है, ठीक है, एक एटम हमारा ये है, एक ये है, तो जो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है वो ज़्यादा दूर जा रहा है। तो ये ज़्यादा वाइब्रेशन, एक तरीके से हम इसे वाइब्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो किसकी ज़्यादा होती है? CH की हमारी बॉन्ड लेंथ हमारी ज़्यादा होगी CD से, और सिमिलरली CT से। ये क्या है, बॉन्ड लेंथ का है। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो हमारे बॉन्ड लेंथ के उल्टा होती है। अगर बॉन्ड लंबा है, बड़ा है, तो यानी कि बॉन्ड वीक है। बॉन्ड वीक है तो यानी कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो ये क्या है, ये किसका है, हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ का है। और एक और चीज पढ़ी है तुमने, बॉन्ड एनर्जी। यस मैम। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी एनर्जी चाहिए। चाहिए। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको क्या, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किसे देनी पड़ेगी? CT को तोड़ने के लिए एज CT। कम्पेयर टू CD। और फिर सबसे कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी CH को तोड़ने के लिए, ठीक है? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी का दोनों का जो रिलेशन है वो यही है। और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन क्या है, वो ये है। बॉन्ड बड़ा होगा, जिसमें वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही होगी, वो बॉन्ड क्या होगा, बड़ा होगा। और वो क्या होगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन होती है वो किसकी ज़्यादा होती है? CH की ज़्यादा होती है। अगर हम C बड़ा होता है काफ़ी, C और H में काफ़ी थोड़ा, मतलब वो साइज़ का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है इसमें। तो इस वजह से बॉन्ड की ओवरलैपिंग भी अच्छी नहीं होती। तो बॉन्ड काफ़ी वीक होता है और वाइब्रेशंस भी ज़्यादा होती हैं। वाइब्रेशन ज़्यादा होती है तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो बॉन्ड वीक है, ठीक है? अब ये ठीक है, बॉन्ड वीक है और ये क्या है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो यानी कि एटम्स हैं दूर दूर हैं, तो एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूँ, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, CH, CD और CT। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? CH में ज़्यादा होगा, CD में ज़्यादा होगा, या CT में ज़्यादा होगा? CT MCT में। हाँ, CT में CT। सबसे ज़्यादा क्या होगा, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी? T की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू D और फिर H की। मतलब हमें C और T, C, D, C, H में कंपेयर नहीं करना है, हम देखेंगे अभी हमें कहाँ कंपेयर करना है। अगर मैं सिर्फ अपनी H और D की बात करूँ, मतलब H और D है, H और D हमारे इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, हमारा इसमें क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, हमारा D का ज़्यादा होगा। इतना ठीक है, क्योंकि हमारे डी बड़ा होता है। मतलब अगर एच भी कहीं किसी ग्रुप से लगा हुआ है और डी भी किसी ग्रुप से लगा हुआ है, मान लो कोई भी ग्रुप है एच, मैं इस ग्रुप को वाई नाम दे रही हूँ, ठीक है, और डी लगा हुआ है वाई से, ठीक है, ये कोई भी ग्रुप है, सेम ग्रुप है, तो इस केस में जो हमारी प्लस आई इफेक्ट होगा वो किसका ज़्यादा होगा, मेरे डी का ज़्यादा होगा, क्योंकि डी का क्या है, साइज बड़ा है, साइज बड़ा है इस वजह से। और ये बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रॉन्ग है तो यानी कि लेंथ, बॉन्ड लेंथ कम है, दोनों पास में है, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी हमारी डी की एज कम्पेयर टू एच। एच थोड़ा दूर होगा दूसरे एटम वाई से, एच वाई से दूर होगा, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन उसे अच्छे से नहीं दे पा रहा होगा क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ वीक है। डी और वाई में जो बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, कंपैरेटिवली छोटी होगी, और डी जो होगा इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स दे पा रहा होगा। तो क्या होगा, जो हमारा प्लस आई इफेक्ट है वो किसका ज़्यादा होगा, डी का ज़्यादा होगा, ना कि एच का। अगर मैं बात करूँ एक सी डी और सी एच का, तो हमने देख लिया कि सी डी का ज़्यादा होगा सी एच से। अगर हाँ, सी है CD3, CD3, CD3 और CH3, 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 अभी पूरे ग्रुप्स हैं। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूँ, मान लो मैंने इसे 1 दे दिया, इससे 2 दे दिया, तो 1 और 2 में किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा ओवरऑल ग्रुप का? 1। मैम 1। 1 का ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें डी ज़्यादा है, ठीक है। तो CD3 भी अपने आप में क्या है, ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है एज कम्पेयर टू CH3। तो जहाँ पे भी डी दिखेगा वहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है, जहाँ पे भी डी होगा वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एच। जैसे जैसे डी बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता रहेगा। अगर मैं एग्जांपल देखूँ, CH3, CH3, CD3, CD3, CH3,
CD3 और CD3 CD3 CD3। तो इस केस में मेरे इंडक्टिव इफेक्ट का जो वो होगा, जो ऑर्डर होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बस यहाँ तक याद रखनी है कि डी और एच में किसका ज़्यादा होगा, डी में। मोस्टली डी का ही पूछा जाता है। बाकी अगर टी का पूछते हैं, ट्रिटियम का पूछते हैं तो वो भी सेम है, हम टी को ज़्यादा कर देंगे डी से, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें वो क्या होगा, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, अब इसकी अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है हमने पढ़ा क्यों अभी तक ये, ठीक है। कुछ तो हमने अभी देख लिया ये ऑर्डर, और भी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो हमें पता लगाने में काम आते हैं इसके थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो इसकी हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन जो हमारी होती है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। यहाँ पे बस हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं। कार्बोकेटायन अपने आप में बड़ा टॉपिक है जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात देख लेते हैं, ठीक है। कार्बोकेटायन एक्चुअली में होता क्या है, कार्बन पे कितने बॉन्ड्स होते हैं कार्बोकेटायन पे, अगर मैं कार्बोकेटायन की बात करूँ तो उसमें कार्बन में कितने बॉन्ड्स होते हैं, मैम 3 होते हैं। नॉर्मल न्यूट्रल, जो कि माला मैं इसे एच से ही दिखा रही हूँ फिलहाल, ये और ये वेज और डैश क्यों बनाते हैं पता है, वेज मतलब above the plane और Yes, ma'am. ठीक है, तो ये है सिमिलरली। तो ये अब इसका तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो उसमें काफ़ी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री पता चली होगी तुम्हें। तो कार्बोकेटायन की ज्योमेट्री क्या होती है, किसी को पता है कार्बोकेटायन की ज्योमेट्री क्या होती है, नहीं पता। अच्छा अगर नॉर्मल कार्बन की बात करूं मैं, CH4 की क्या होती है, टेट्राहेड्रल, मैंने अभी बोला, Tetrahedral. ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक H हटा दिया यहाँ से जो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ चला गया, ठीक है। तो कार्बन पे क्या बचा, प्लस चार्ज बचा और 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है। अगर मैं इसके बॉन्ड पेयर की बात करूँ तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, मैम 3 नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, कितने, 0. हाँ, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, उस पर कोई लोन पेयर्स है ही नहीं, ठीक है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो है इस पे, No, ma'am. नहीं है ना, No, तो ma'am. ये 0। तो टोटल जो है 3 ही है। तो अगर हमारा 3 स्टेरिक नंबर होता है तो उसके लिए हमारी ज्योमेट्री क्या होती है, ये याद है? Triangular planar. हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यानी कि क्या है, ये मेरा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। यानी कि एक प्लेन में होंगे तीनों बॉन्ड्स, CH, H, H, ये तीनों बॉन्ड्स एक प्लेन में होंगे। लेकिन ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं, ये बस देखने का फर्क है, ठीक है। मतलब कैसे है, अगर मैं देखो, मान लो ये रजिस्टर है, ठीक है, कॉपी है, ये एक प्लेन है मेरा। अगर मान लो मैं यहाँ पे C बना दिया, H बना दिया, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो ये अभी आपको एक प्लेन में दिख रहे हैं। अगर मान लो मैं यही मेरे यहाँ पे CH3 है और मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन तो उधर जा रहा होगा, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा होगा और एक हाइड्रोजन मेरी तरफ आ रहा होगा। अब भी ये प्लेन में है, लेकिन क्योंकि आप इधर से देख रहे हो तो इस वजह से क्या दिख रहा है, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन दिख रहा है। लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन क्या है तो एक ही प्लेन में, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है, yes ma'am यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या हो गया, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है। हाँ, तो इसमें हमें क्या देखना है, ठीक है। और इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 sp2. ट्राइगोनल प्लेनर के लिए मेरी 3 बॉन्ड्स के लिए हाइब्रिडेशन होती है sp2, ठीक है। अब मैं अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बोकेटायन CH3+ कितने हैं बताओ, 6. 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। Deficient. डेफिशिएंट है ना। CH3+ की बात कर रही हूँ, इसमें है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि
नॉर्मल न्यूट्रल होने के लिए इसको क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। और ऐसे सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स को हम कुछ बोलते भी हैं, एक नाम होता है ऐसी चीज़ों का, कुछ याद है? इलेक्ट्रोफाइल वर्ड सुना है? अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल, Yes, ma'am. यस मैम। मैम इलेक्ट्रोफाइल का नेचर क्या है? क्या इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों होते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। ये न्यूक्लियस लविंग होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास क्या होता है, इनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, अपने पैसे देना चाहते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, देना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम जनरली E+ से शो करते हैं, प्लस यानी कि डेफिशिएंसी दिखा रहा है, इसको हम शो करते हैं इससे। लेकिन एक और चीज़ आती है हमारे पास जो होता है बेस। बेस क्या होता है? बेस पे भी हम नेगेटिव चार्ज Electron donor. लोन पेयर्स पे दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं बेस। न्यूक्लियोफाइल भी ऐसे हम दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लोन पेयर्स भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। हाँ, तो अभी किसी ने बोला कि बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता? होता है या नहीं होता, बोलो। होता है, पर मैम सारे बेसिस नहीं होते, लुइस बेस के केस में ही हो गया सर डोनर। हाँ ठीक है, लुइस बेस की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मेनली हम अपने ऑर्गेनिक में लुइस बेस की बात करते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल और लुइस बेस कह लो, न्यूक्लियोफाइल और लुइस बेस में डिफरेंस क्या है? बता सकते हो? मैम बेस इज प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर तो वो तो अलग डेफिनेशन हो गई, प्रोटॉन डोनर की बात कर रहे हो, मतलब जो प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं, ये बात बोल रहे हो तुम? यस मैम। अगर प्रोटॉन डोनेट करने वाली, प्रोटॉन तो जो डोनेट करते हैं वो तो एसिड्स होते हैं ना, तुम यही बोलना चाह रहे हो कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं एक्चुअली में? किसने बोला ये? मैम खुशू। खुशू, हाँ फिर से बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो, सही से बताओ। मैम बेस कैन वी से बेस एज प्रोटॉन डोनर्स। देखो प्रोटॉन डोनर्स, वही मैंने बोला, प्रोटॉन डोनर्स यानी कि जो प्रोटॉन डोनेट करें। प्रोटॉन्स कौन डोनेट करते हैं? H+ आयंस, प्रोटॉन इज H+ आयंस, H+ आयन कौन देता है? एसिड्स। तो बेस कैसे हो गया? क्या डिफरेंस है न्यूक्लियोफाइल और बेस में? मैम जो न्यूक्लियोफाइल है वो एज अ इंटरमीडिएट एग्जिस्ट कर रही है शायद सिर्फ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैम इंटरमीडिएट। हाँ, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन सबस्ट्रेट। बेस भी सबस्ट्रेट पे अटैक कर सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि बेस सबस्ट्रेट पे अटैक नहीं करेगा। मैम न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक करता है। बेस भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे ही अटैक करेगा, क्योंकि बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच है। मैम बट जो लार्ज एटम्स होते हैं वो बेस की तरह नहीं, न्यूक्लियोफाइल की तरह ज़्यादा बिहेव करते हैं। लार्ज जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। आर यू श्योर? मैम यस। न्यूक्लियोफाइल जरूरी नहीं है सिर्फ नेगेटिवली चार्ज्ड हो। नहीं, ज़रूरी नहीं है, लोन पेयर्स होंगे तो भी वो न्यूक्लियोफाइल होगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस नहीं पता किसी को भी? कोई और कुछ ट्राई करना चाहता है? मैम बेस इज नॉट इलेक्ट्रॉन रिच। नहीं, बेस इलेक्ट्रॉन रिच है, नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर भी, या लोन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच तो है। बस, या और कोई किसी को कुछ ट्राई करना है? मैम नो आइडिया। नो आइडिया। चलो, तुम्हारे सामने ये चीज़ काफ़ी बार आई होगी, लेकिन बस वही कभी उस तरीके से सोचा नहीं होगा। बेस क्या होंगे? जो देखो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, ये तो हमने मान लिया, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, दोनों के पास है, लेकिन डिफरेंस क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करेगा और बेस किसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, इसमें डिफरेंस है बस। क्या न्यूक्लियोफाइल किसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और बेस किसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है? ये इससे कुछ हिंट मिल रही है? मैम बेस एसिडिक चीजों को करेगा। बेसिकली बेस H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल किसको डोनेट करेगा? कार्बन को। हाँ, वो हमेशा कार्बन को डोनेट करेगा।
ये डिफरेंस है। तो न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा वो किस पे अटैक करेगा, कार्बन वाली स्पीशीज पे, और बेस किस पे अटैक करेगा, हमेशा H+ पे। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं अपने आप में, दोनों सब कुछ है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर रहे हैं। जब भी वो कार्बन पे अटैक कर रहा होगा तो हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे, जब वो हाइड्रोजन को अटैक कर रहा होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, बेस। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आया? बहुत ईजी सा था, कुछ नहीं था, बस हमें दिखता है अपनी आंखों के सामने लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता काफ़ी बार। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो ठीक थी। हाँ, तो हम जो पढ़ रहे थे उसमें हम वापस आते हैं। हमने क्या बोला कि CH3+ है, कार्बोकेटाइन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो अगर मैं बात करूँ इन प्रेजेंस ऑफ +I ग्रुप, अगर मैं इसके साथ +I ग्रुप लगा दूँ, सॉरी +I ग्रुप, तो इसकी क्या होगी, जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मैम इंक्रीज होगी। हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। आई होप ये पॉजिटिव चार्ज की तरह लग रहा है। सेकेंड, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर +I लगा दे, यानी कि मैंने इसको इलेक्ट्रॉन्स देने वाले ग्रुप्स लगा दिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सिमिलरली इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, अगर मैं -I ग्रुप लगा दूँ तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हम ऐसे, हमें स्टेबिलिटी का काफ़ी बार पता चलता है। तो अगर मैं नॉर्मली बहुत बेसिक वाली तो पता ही है कि अगर CH3 है, CH3 है, CH3 है, ऐसे कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन है मेरे पास, इस कार्बोकेटाइन को क्या बोलते हैं, टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शियरी कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री पे लिख देते हैं, CH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे H, ये है 2 डिग्री, इसको हम सेकेंडरी बोल देते हैं, CH3 H पॉजिटिव, ये है प्राइमरी। और सिंपली अगर मिथाइल कार्बोकेटाइन है तो ये क्या है, ये सिंपली मिथाइल कार्बोकेटाइन है। इसमें अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो है तो सारे के सारे कार्बोकेटाइन, लेकिन सबसे ज़्यादा +I ग्रुप्स किस पे अटैच्ड है, इस पे। एक +I ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, CH3, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस वजह से क्या है, इसका हमारा क्या हो गया, 3 डिग्री ग्रुप ज़्यादा है, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कार्बोकेटाइन ये वाला है, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमारी स्टेबिलिटी के तो पता होगा सबको, बहुत जनरल था। ठीक है, अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक कार्बोकेटाइन यहाँ पर और एक कार्बोकेटाइन है इधर, इसको मैंने दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का, 3, 2, 1। 3, 2, 1। ठीक है, सब एग्री करते हैं। ये कैसा कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, और ये क्या है 1 डिग्री। ठीक है, तो इस वजह से टर्शी हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा प्राइमरी से। हम CD3 CH3 वाले भी कर चुके हैं, और हाँ ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, ये भी सिंपल ही है बहुत। CH3 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 CD3 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 CH2 पॉजिटिव, और CH3 CD3 CH3 CH2 पॉजिटिव। इसमें अगर मैं से 1 दूँ, 2 दूँ और 3 दूँ, तो इसमें क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, मैम 2 3 1। 2 3 1, 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 3 और फिर 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 CD3 ग्रुप्स हैं, CD3 ग्रुप्स का +I इफेक्ट ज़्यादा होता है CH3 ग्रुप से। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक CD3 ग्रुप है और यहाँ पे एक भी CD3 ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज़्यादा सेकंड का, फिर थर्ड, फिर 1। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी हो गया। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन होगी वो क्या होगी, नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी हमारी स्टेबिलिटी पहचानने के लिए, किसकी, कार्बन आयंस की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। कार्बन आयन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा, H H H, और ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये है इसके पास एक्सेस। तो इसमें क्या है, ये भी हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट, जैसे कार्बोकेटाइन काम करता है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह, ये भी हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। ये सारी चीज़ें उसके लिए भी वैलिड है, कार्बोकेटाइन के लिए। ये शॉर्ट लिव्ड होगा। जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो भी 4 स्पीशीज़ हैं, मतलब बेसिकली जो कार्बोकेटाइंस हैं, कार्बोएनायंस हैं, ये क्या शॉर्ट लिव्ड होंगे, क्योंकि ज़्यादा जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, और ये
बहुत ही शॉर्ट लिव्ड यानी कि बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं और फिर क्या हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ये इंटरमीडिएट है तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जनरली प्रोडक्ट में, या फिर अगर रिएक्शन बैकवर्ड भी चली जाती है काफ़ी बार तो इंटरमीडिएट वापस से किस में, रिएक्टिव में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत थोड़ी देर के लिए बनते हैं। हाईली अनस्टेबल तो होते ही हैं, अनस्टेबल। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की बात करूँ, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स? 4 नहीं 3 3 बॉन्ड पेयर्स हैं क्योंकि बॉन्ड तो 3 ही है ना, तो 3 बॉन्ड पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? 1 1। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमने नंबर ऑफ लोन पेयर बोल दिया तो हो गया 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस मैम। यस 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम हमेशा लोन पेयर ही बोलेंगे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उन्हें ये नहीं बोलेंगे कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि वो एक पेयर ही है, लोन पेयर है। रेडिकल सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब बोलेंगे, जब वो एक रेडिकल की तरह प्रेजेंट होगा। क्या वो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर वो रेडिकल से एक और इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया ना तो उसको हम फिर से क्या बोलने लग जाएंगे, लोन पेयर। हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको हम 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि वो एक लोन पेयर ही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 0। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 4। 4 का क्या होता है, 4 में हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 sp3 होती है। और स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बेसिकली टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। तो हमारा कार्बन आयन हमारा नॉर्मल CH3 नेगेटिव हमारा किसकी तरह होता है, CH4 की तरह ही होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास टोटल, कार्बन आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, टेट्राहेड्रल कितने मैम, बोलो। मैम 8। हाँ 8 ही होते हैं। 4 पेयर्स हैं यानी कि 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मैम इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक नेगेटिव चार्ज है। चार्ज नेगेटिव है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच ही है। ठीक है, मैम अगर अब मैं इसमें मैम ये बेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा? बेंट स्ट्रक्चर, देखो एक होता है हमारा, क्या होता है, एक होती है हमारी शेप होती है और एक होती है हमारी ज्योमेट्री। इन दोनों में डिफरेंस पता है? ओके मैम, समझ गया। ठीक है, लेकिन शेप भी बेंट नहीं है। इसकी शेप क्या है, पिरामिडल। पिरामिडल है। ठीक है, बेंट कब होगा, मान लो कोई ऐसा कुछ है A B B और ये मान लो लोन पेयर है, तो इसकी शेप क्या होती है, इसको हम बेंट बोल सकते थे। ये तो हमारी शेप, वाटर में जैसे। ठीक है, पिरामिडल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो इन प्रेजेंस ऑफ, अगर मैं क्या लगा दूं यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ -I ग्रुप लगा दूं, अगर मैं इसके साथ -I ग्रुप लगा दूं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बताओ। बढ़ेगी बढ़ेगी, इंक्रीज नहीं, घटेगी घटेगी घटेगी, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है और मैं इसके साथ, सॉरी नहीं, क्या जिसने क्या बोला पहले, माइनस बढ़ेगी। खींच रहा है, हाँ, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ही, इंक्रीजेस। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ +I लगाऊं तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, +I जो देते हैं और ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसलिए इसकी क्या होगी, हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, सॉरी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सबने लिख लिया तो मैं नेक्स्ट कर दूं, किसी का कुछ मिस हो जाए लिखना तो रोक दिया करो। ठीक है, अभी मैं करती हूँ। अब कुछ एग्जांपल देती हूँ, मैं H नहीं लगा रही, समझ जाना कि इसमें HP है। ठीक है, बेसिकली एग्जांपल्स देने पे मैं ध्यान देती हूँ। C नेगेटिव F, और ठीक है ये है, इसको मैंने 1 दिया, इसको मैंने दिया 2। तो इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, मैम 1। 2 नहीं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F 1 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है NO2। 2 मैम वैसे तो F है पर उसके साथ ऑक्सीजन भी तो है, वो भी तो डोनेट करेगा। हाँ, तो मतलब बेसिकली पूरा NO2 ग्रुप को हम बोलते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, हमारी NO2 की ज़्यादा होगी फ्लोरीन से। ठीक है, तो इस वजह से अभी स्टेबल कौन सा ज़्यादा होगा हमारा, 1 इज मोर स्टेबल देन 2। समझ आ रहे हैं? यस मैम।
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस जो नेगेटिव चार्ज जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा होगा, तो ये ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा होगा तो इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे स्टेबलाइज कर रहा होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अपने आप को कम करना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज चाहता है क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए, नेगेटिव चार्ज चाहता है कि उससे कोई इलेक्ट्रॉन्स ले। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इस वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, C नेगेटिव NO2 और C नेगेटिव और F यहाँ पे, अब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सॉरी कौन Second. ज़्यादा स्टेबल होगा? 1 मैं Second. इसे दे देती हूँ, इसको मैं दे देती हूँ 2। अब बताओ। सेकंड। सेकंड, सब सेकंड कहते हैं। Yes, ma'am. क्या बोला खुशी तुमने? No, ma'am, it's clear. ठीक है, तो सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा 1 से। क्यों? इसमें चीज़ ये लिख लो, याद रखना, इस एग्जाम्पल के लिए नहीं, हर एग्जाम्पल के लिए, कि डिस्टेंस जो होता है वो डोमिनेंट होता है। डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है? वैसे तो NO2 ज़्यादा है, लेकिन पास में कौन है ज़्यादा? फ्लोरीन। फ्लोरीन सेकंड कार्बन पे ही है हमारा, और हमारा जो NO2 है वो थर्ड कार्बन पे है, तो डिस्टेंस ज़्यादा डोमिनेंट है, तो जो पास है वो ज़्यादा इफेक्ट लगा रहा होगा, इस वजह से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? सेकंड फर्स्ट से। ठीक है, अगर मैं अब, ठीक है, C नेगेटिव NO2, C नेगेटिव F और F, अब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? सेकंड। ठीक है, Second. इसमें क्या डोमिनेंट है? इसमें भी स्ट्रेंथ डोमिनेंट नहीं है, इसमें डोमिनेंट है नंबर। क्या नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है F के, इस वजह से ज़्यादा डोमिनेंट क्या हो गया हमारा? सेकंड वाला। तो इस वजह से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? सेकंड एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो अगर मैं बात करूँ फ्रॉम सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस की, यहाँ पे देखो सेम डिस्टेंस कंपेयर हो रहा है, दोनों जो NO2 भी थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है और फ्लोरीन भी हमारा क्या है? थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है। तो फ्रॉम सेम डिस्टेंस नंबर इज डोमिनेंट ओवर स्ट्रेंथ। ठीक है, एक और एग्जांपल, ये बता दो जल्दी से, बहुत ज़्यादा इजी है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, मैम इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इस केस में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा पास है, और जैसे जैसे फ्लोरीन का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या हो रही है? नेगेटिव चार्ज की कम होती जा रही है। ठीक है, एक और अगर देखें, C नेगेटिव Cl, C नेगेटिव Cl, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसका मैंने आंसर लिख ही दिया है पहले से, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? हमारा स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत इजी है। एक नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स पे। थर्ड, अभी हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कर लिया, हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन कर लिया, अब हम करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? अनपेयर्ड होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल में एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड। तो R है, H भी लगा सकते हैं इसकी जगह, ऐसा कुछ नहीं है कि R ही लगेगा, R। और अब इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कार्बोकेटायन के केस में ऑर्बिटल कैसा था? p ऑर्बिटल, ये था हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल था। इस केस में क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इस वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट तो नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है इस p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये भी हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह पाया जाता है काफ़ी जगह।
और हाईली अनस्टेबल भी होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की बात करूँ तो कितने हैं? मैम 3 3 बॉन्ड पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर्स मैम 0 0 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैम 1 1 है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी कार्बन की? sp3 sp3 होगी। हम रेडिकल को काउंट करेंगे अपनी हाइब्रिडाइजेशन लेने में? करते नो मैम नहीं करते, काफी ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं करते, काफ़ी जगह जहाँ पे डाइमराइजेशन हो रही होती है वहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मली फ्री रेडिकल में काउंट नहीं करेंगे। तो अगर हम इसको रेडिकल को काउंट नहीं करेंगे अपनी हाइब्रिडाइजेशन में तो क्या होगी? sp2 ही होगी, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा हमारा? ट्राइगोनल, क्या होगा बोलो? प्लेनर। इसका ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर होगा, ठीक है। इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैम 7 R3 रेडिकल, यस। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, डेफिशिएंट है? मैम डेफिशिएंट ये इलेक्ट्रॉन हमारा डेफिशिएंट है। तो वही अगर मैं इसमें इन प्रेजेंस ऑफ बात करूं, इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? मैम डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है। इसमें अगर हम जनरली एग्जांपल्स देख ले कुछ, इसका जो कार्बोकेटाइन में पढ़ा है वो एग्जैक्टली वैसा ही इसमें फॉलो होगा। कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन भी हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और हमारा रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इस वजह से इन दोनों की जो ऑर्डर होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे सेम होते हैं। तो हमारा 3 डिग्री रेडिकल 2 डिग्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 1 डिग्री रेडिकल से भी ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री, और लास्ट में हमारा क्या आएगा? मिथाइल रेडिकल, जो कि सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लो, ये है, ये है और ये है। तो 1 2 3 कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑर्डर बताओ। मैम 3 3 1 2 312 ठीक है, तो 3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 फिर 1 और फिर 2, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह के काफ़ी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक है हमारे, मतलब ये मैच द फॉलोइंग टाइप है, मतलब तुम्हें बेस्ट निकाल के आंसर बताना है। अभी देखना, ये है CH3 नेगेटिव, ये है CH3 पॉजिटिव, और ये है CH3 रेडिकल। PQR, ये क्या है? टेट्राहेड्रल, ट्राई पिरामिडल और ट्राइगोनल प्लेनर। ये टेट्राहेड्रल है, पिरामिडल है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ बस मैं, X Y Z sp3 sp2 sp, और लास्ट में क्या होगा? Q V W, 6 इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं A की बात करूँ तो A के साथ क्या क्या मैच करेगा इसमें से? कार्बन आयन की क्या होती है ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, तो A के साथ P। फिर इसमें क्या होगा? हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3 sp3 X, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन तो W, ठीक है। B की बात करूँ, B के साथ मैच करके बताओ क्या होगा इसमें से, PQR में से? मैम ट्राइगोनल प्लेनर sp2 ठीक है, R, sp2 इज Y, और लास्ट में 6 electrons तो U। और अगर C की बात करूँ तो बोलो। हम ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाँ, रेडिकल भी हमारा ट्राइगोनल प्लेनर होता है। फिर XYZ में से क्या होगा? sp2 Y, sp2 और लास्ट में and 7 electrons। तो ये V, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जिसमें से हमारा आंसर क्या होगा? कुछ ऐसा आंसर होगा, ठीक है। इसी में मतलब ये PQR XYZ UVW चेंज होंगे जो ऑप्शंस में होंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है, इस टॉपिक में आज जो हमने पढ़ा इसमें कोई डाउट? क्योंकि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हमारा इधर खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे वो क्या होगा? हमारा रेजोनेंस होगा। तो यहाँ तक जो पढ़ा कुछ डाउट है तो पूछो।
देख लो। नहीं है किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। मैम हाँ एंड बॉन्ड लेंथ का रिलेशन। किसमें? मैम इंडक्टिव इफेक्ट एंड बॉन्ड लेंथ। इंडक्टिव इफेक्ट एंड बॉन्ड लेंथ। देखो इसमें बस ये देखो, जो एटम्स, अगर दो एटम्स हमारे जो हैं, लेट मी कम टू लास्ट पेज, कोई भी हमारे दो एटम्स हैं, ठीक है, अगर वो बहुत पास हैं, सी नहीं लेती मैं, रुको वेट, मैं ए बी लिखती हूँ, ठीक है, ए बी है और सी डी है, ठीक है। तो अगर अगर ये ज़्यादा दूर है, मान लो सी और डी की बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ी है, और ए और बी की बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है, ठीक है। तो जो एटम्स दूर होंगे वो एक दूसरे पे ज़्यादा इफेक्ट दिखा पाएंगे, एक दूसरे पे कम इफेक्ट दिखा पाएंगे। जो वीक एटम्स होते हैं, जो बॉन्ड आसानी से जिनका टूट सकता है, मतलब जो वीक जिनका बॉन्ड होता है आसानी से टूट सकता है, वो एक दूसरे पे ज़्यादा इफेक्ट दिखा पाते हैं। व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्या लगता है? नो मैम। मतलब जो पास होंगे, जितना एक दूसरे को अपने पास खींच के मतलब मान लो दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो दोनों बहुत ज़्यादा पास है, दोनों एक दूसरे पे ज़्यादा फोर्स लगा पा रहे हैं, ठीक है। मतलब हर चीज़ ऐसी ही चलेगी, जो जितना ज़्यादा पास होगा वो उतना ज़्यादा क्या अपना इफेक्ट दिखा पाएगा दूसरे को। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूँ, अगर मैं ए की इंडक्टिव, मान लो ए बी को दे रहा है और सी भी डी को दे रहा है, ठीक है, मान लो ये हमने कर लिया, क्योंकि सी जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और यहाँ पे ए ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सी डी से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये अपना ज़्यादा पुश नहीं लगा पाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे डी को देने के लिए। इंटर्न डी बी से ज़्यादा क्या खींच नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन बी जो है वो ए के काफ़ी पास है, तो इस वजह से जो है बी अपना जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पे वो बहुत इजीली लगा पाता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट तो होता ही है हमारे इंडक्टिव इफेक्ट, तो जैसे जैसे बॉन्ड का डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट की पावर भी घटती है। डिस्टेंस डिपेंडेंट यहाँ पे भी आता है, बेसिकली बॉन्ड लेंथ पे ऐसे डिपेंड करता है। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी कम हो जाएगी, वो जिस दूर जाएगा तो वो क्या होगा, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगा पाएगा दूसरे एटम पे। अगर जितना पास होगा उतनी आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी तरफ खींच पाएगा। दूसरा एटम ही दूर है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पे क्या वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। यस मैम। ये समझ आ रही है? और कुछ डाउट? नो मैम, थैंक यू मैम। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम जो NO2 एंड फ्लोरीन वाला एग्जांपल था कार्बन आयन में, हाँ मैम उसमें अगर हम दो NO2 ग्रुप्स लगा दें बट फ्लोरीन एक ही ग्रुप रहने दें और उसका डिस्टेंस कम कर दें, तब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन सा होगा, मोर स्टेबल, फ्लोरीन वाला या फिर NO2 वाला? ये इस टाइम कौन एंट्री ले रहा है? अच्छा एक सेकेंड, देखो तुमने बोला ये सी नेगेटिव, तुमने डिस्टेंस कम करने की बात बोली है ना कि बढ़ाने की। मैम इसमें दो NO2 ग्रुप्स लगा दें एंड पे एंड पे और उस पे फिर F सेंटर वाले पे एक ही रहने दें। सी नेगेटिव और इस पे हम एफ एक ही रहने दें, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ज़्यादा इस देखो ऐसे वाले बहुत कंफ्यूजिंग से हो जाते हैं, इंटरमीडिएट में हो जाते हैं, क्या हम इनमें से गेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए ये वाला, क्या NO2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अब दो का इफेक्ट लग रहा है, ऑल्दो F पास है लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक ही है, और ये इंटर्न ही वीक भी है NO2 से, ठीक है। तो एंड मेरे मैम अकॉर्डिंग, टू F ग्रुप्स, सॉरी टू एफ F ग्रुप, ग्रुप्स। टू एफ ग्रुप्स होगा तो फिर नो डाउटेडली, मतलब नो डाउट जो आंसर होगा हमारा यही होगा, ठीक है। ओके थैंक यू मैम। ठीक है ओके। और कुछ? किसी को? ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में अपना रेजोनेंस शुरू करेंगे। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, ठीक है। ओके चलो बाय। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।